हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक ए वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले भी हम लोग 10 लेक्चर दे चुके हैं और जो बच्चे ना देखे हो तो वो मेरे YouTube प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से 10 लेक्चर को डिटेल से पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतर 3 लाइनें खींची गई हैं उसके बारे में आज डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 3 लाइन जैसे कि हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के नाम से जिसे जानते हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करूंगा। जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसा कि दोस्तों जो हमारा सूर्य है, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, हमारी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उस चक्कर लगाते समय उसमें 6 कंडीशन बनते हैं। वो 6 कंडीशन को मैं डिटेल से आपको स्टडी करा दिया था। तो मुझे आशा है कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको उसमें कहीं भी डाउट है तो वो तुरंत आप वीडियो पे कमेंट करिए, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। आपका मतलब कहां पे मैटर फंस रहा है उसका भी सोल्यूशन आपको दूंगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी पे जो अक्षांश और देशांतर 3 लाइनें खींची गई हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसे दोस्तों जब सूर्य की जब किरणें होती हैं अक्षांश या भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा पे जब लंबवत पड़ती हैं, लंबवत मतलब जो सीधा एकदम फोकस पड़ता है सूर्य का कर्क रेखा पे या भूमध्य रेखा पे या मकर रेखा पे, तो उसी को दोस्तों हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जिसे हम विषु के नाम से जानते हैं, क्या, जिसे हम विषु के नाम से जानते हैं और फिर दोस्तों जैसे ही सूर्य की किरणें तो उत्तरी अक्षांश में जाती हैं उससे हम लोग उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। और वैसे ही सूर्य जैसे ही मकर रेखा पे सीधा एकदम लंबवत अपना प्रकाश डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग मकर रेखा या दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, इस टॉपिक ये टॉपिक है क्या। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जिसमें दोस्तों मान लीजिए ये मेरा सूर्य है, क्या है, मान लीजिए कि ये मेरा सूर्य है। ठीक है, ये मेरा सूर्य हो गया दोस्तों, ये मेरा सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी मतलब पृथ्वी है और पृथ्वी पे 3 मतलब लाइनें खींची गई हैं। वो 3 लाइनों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोग जो फर्स्ट लाइन है इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड लाइन है बीच वाला जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और जो हमारी थर्ड लाइन होती है दक्षिणी अयनांत पे, इसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको क्या बताया कि जैसे कि जो हमारे अयनांत, क्या दक्षिणी अयनांत या उत्तरी अयनांत के बारे में डिस्कस किया हूं, तो जैसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती हैं, मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जैसे ही सूर्य की किरणें जाके अब कर्क रेखा पर अपना लंबवत प्रकाश डालती हैं, तो उसी को हम लोग उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि भूमध्य रेखा को दोस्तों हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। क्या, भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री लाइन कहते हैं। क्या, कैसे दोस्तों 0 डिग्री लाइन कहते हैं भूमध्य रेखा पे। तो जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पे या 0 डिग्री लाइन पे अपना सीधा प्रकाश डालती हैं या अपना लंबवत प्रकाश डालती हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषु का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग विषु का नाम देते हैं। इसी को किसका नाम देते हैं हम लोग, विषु का नाम देते हैं। इतना चीज आपको कंफर्म हुआ? ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि मकर रेखा, तो जैसे कि सूर्य की किरणें जैसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आएंगी और लंबवत अपना प्रकाश मकर रेखा पे डालेंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? तो ठीक है, आगे बता रहा हूं कि फिर से देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य की किरणें क्या हो रही है, पूरा लंबवत, क्या हो रहा है, लंबवत या 0 डिग्री लाइन पे अपना प्रकाश डाल रही है। ठीक है, डाल रही है। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, विषु के नाम से जानते हैं। जब सूर्य की किरणें या भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री लाइन पे अपना लंबवत प्रकाश डालती हैं
तो उसी को हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। उसके बाद बताया कि जैसे सूर्य की किरणें ऊपर जाती हैं, ऊपर का मतलब जैसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा के पास जाती हैं या 23.5 डिग्री उत्तरी अयनांत पे जाके अपनी सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधा लंबवत जब चमकने लगता है या अपना प्रकाश सीधा डालने लगता है कर्क रेखा पे, तो उसी को हम लोग उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। इतना चीजें आपका कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया कि जैसे ही सूर्य 23.5 डिग्री मकर रेखा पे आके अपना प्रकाश डालता है, मतलब अपनी प्रकाश को मतलब सीधा प्रकाश मकर रेखा पे डालता है, तो इसी को हम लोग दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। क्या? इसी को हम लोग दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? नहीं क्लियर हो फिर से मैं बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि पृथ्वी पर 3 जो लाइनें खींची गई हैं, 3 लाइनें खींची गई हैं, जो जिसे हम लोग अक्षांश या देशांतर लाइनें जो पृथ्वी पे खींची गई हैं, वो 3 लाइनें कौन कौन सी हैं? मैंने बताया कि कर्क रेखा, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इतना चीजें मैं आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि सूर्य की जब लंबवत किरणें 0 डिग्री लाइन पे पड़ती हैं, क्या 0 डिग्री लाइन पे पड़ती हैं या भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं, तो उसी को दोस्तों हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। क्या? उसी को हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे ही सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ेंगी, जैसे सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ेंगी, तो दोस्तों जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सूर्य बढ़ा अपना सीधा या लंबवत फोकस कर्क रेखा पे डालता है, तो उसी को हम लोग उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। क्या? उसी को हम लोग उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। मैंने फिर नेक्स्ट आपको क्या बताया? नेक्स्ट बताया कि जैसे सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ बढ़ती हैं, तो उसी को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मतलब कि सूर्य की किरणें जब 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आई और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आने के बाद सूर्य अपना सीधा प्रकाश मकर रेखा पे डालता है या अपना लंबवत फोकस मकर रेखा पे डालता है, उसी को हम लोग दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? फिर जैसे कि दोस्तों डालता है, तो इसमें मैं अगले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया था कि सूर्य क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। क्या होता है? जो हमारा सूर्य है वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण दक्षिणायन का सेम कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन है, यहां से सूर्य क्या हो रहा है, यहां से सूर्य आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के बाद फिर यहीं से क्या होगा, घूमन मतलब वापस चलाएगा। तो दोस्तों बात आती है कि सर आपने कहा कि 0 डिग्री लाइन से सूर्य क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है, तो इसका भी तो कोई लिमिट होगा कि कितने ऊपर तक या कितनी ऊंचाइयों तक सूर्य अपनी मतलब ऊपर जाके वो अपना फोकस लंबवत या कर्क रेखा पे डाल सकता है। तो इसका जो होता है दोस्तों वो 23.5 डिग्री, सूर्य ओनली 23.5 डिग्री ऊपर ही जाके मतलब चमक सकता है और कर्क रेखा पे अपना सीधा प्रकाश डाल सकता है। आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर आपने बताया कि सर 23.5 डिग्री जो सूर्य है वो उत्तरी अयनांत पे जाके चमक सकता है या अपना लंबवत प्रकाश डाल सकता है, तो क्यों नहीं 23.5 की जगह 24 हो जाए, क्यों ना 23.5 की जगह 24 हो जाए। यहाँ पे जैसे कि आप बताए कि 23.5 डिग्री सूर्य यहाँ पे पहुंचा और यहीं से फिर क्या रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है किस पे, 0 डिग्री लाइन पे, तो क्यों नहीं ये 23.5 की जगह 24 भी बढ़ सकता है ना? हाँ बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं बताया कि 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा पे लंबवत प्रकाश डालता है, जैसे ही 24.5 हो जाएगा या 24 हो जाएगा या 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना लंबवत प्रकाश कर्क रेखा पे नहीं डाल पाएगा, कर्क रेखा पे सूर्य अपना लंबवत प्रकाश नहीं डाल पाएगा और वो क्या होगा, वो प्रकाश तिरछा पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। जब दोस्तों वही प्रकाश जब तिरछा पड़ता है तो उसे हम शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु मतलब वहां ठंडा मौसम हो जाता है, मतलब ठंडी आ जाती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब दोस्तों सूर्य
भाई उत्तरायण तो 23.5 डिग्री हो गया, तो सर दक्षिणायन भी तो होता होगा, सूर्य दक्षिणायन भी तो होता होगा। हाँ जायज सी बातें हैं, सूर्य दक्षिणायन भी होता है। अब देख लीजिए सूर्य कितना दक्षिणायन होता है, तो सूर्य दोस्तों ये भी 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आता है, और यहाँ से क्या होता है, यहीं से वापस चला जाता है, मतलब 0 डिग्री लाइन पे वापस चला जाता है। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन उठाओगे कि सर 23.5 डिग्री दक्षिणी भी बताया आप, और 23.5 डिग्री उत्तरी अयनांत पे भी सूर्य बढ़ सकता है। तो मान लीजिए कि जो सूर्य हमारा है वो उत्तरी अयनांत पे 23.5 डिग्री जाए, और यहाँ पे जो दक्षिणी अक्षांश है क्यों ना 24 कर दे, क्यों ना 25 कर दे। तो ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा आप जब भी करेंगे तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि सूर्य जैसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आके अपना फोकस है लंबवत फोकस या लंबवत प्रकाश वो मकर रेखा पे गिराएगा, तो दोस्तों क्या होगा, क्या होगा, वो लंबवत प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये सूर्य 23.5 पे आके तो इस पे फोकस गिरा रहा है, और 23.5 की जगह 24 हो जाएगा, तो क्या वहां पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पे जब तिरछा उसका प्रकाश पड़ने लगेगा, लंबवत पड़ेगा ही नहीं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कि आप बताए सर कि 23.5 डिग्री सूर्य क्या है, 23.5 डिग्री ऊपर जा सकता है, और उसके बाद 23.5 डिग्री से ही नीचे वापस आता है। फिर मैंने बताया कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे सूर्य आता है और सीधा अपना प्रकाश मकर रेखा पे डालता है, तो फिर यहाँ से जो वापस जाता है तो वो भी 0 डिग्री लाइन पे वापस जाता है। तो इतना आप एक इस पे कॉन्सेप्ट याद रखिए, अपने घर को याद रखिए, क्या अपने घर को याद रखिए। अपना घर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि दोस्तों आपको कहीं जाना है, मान लीजिए मार्केट जाना, आप यहाँ से मान लीजिए आप 0 डिग्री लाइन पे हो, अपना घर मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है, और यहाँ से आप कहाँ मार्केट जा रहे हो, ठीक है, या 2 या 3 किलोमीटर होगा, ठीक है, मार्केट आप गए 0 डिग्री लाइन से आप मार्केट गए, ठीक है। अब मार्केट से फिर क्या होगा, आप फिर वापस आओगे तो 0 डिग्री लाइन पे ही तो आओगे, मतलब अपने घर पे ही तो आओगे, तो वो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट है ये सूर्य का भी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बात आती है कि 0 डिग्री लाइन से सूर्य कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है, इतना चीजें सही हुई। तो दोस्तों 21 मार्च से जो होता है, क्या 21 मार्च से सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है, क्या 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और वैसे दोस्तों जब 23 सितंबर आता है, तो 23 सितंबर से दोस्तों क्या होता है, जो सूर्य हमारा है वो धीरे धीरे क्या होता है, दक्षिणायन होने लगता है। 23 सितंबर से जो हमारा सूर्य है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं। मैंने क्या बताया कि 0 डिग्री लाइन से 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती हैं, मतलब जो सूर्य है वो धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बढ़ना शुरू कर देता है। और 23.5 डिग्री जब उत्तरी अक्षांश में पहुंचता है तो वहां से दोस्तों 23 सितंबर से सूर्य क्या होता है, धीरे धीरे 0 डिग्री लाइन पे आना शुरू कर देता है या आरंभ कर देता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया नहीं, ठीक है। मैं बताता हूं कि जैसे कि मान लीजिए ये 23 सितंबर है, ठीक है, 23 सितंबर है, हाँ 23 सितंबर है, ये मेरा उत्तरी अयनांत है, ये मेरा दक्षिणी अयनांत है, ठीक है। ये क्या है हमारा 0 डिग्री लाइन है, क्या है 0 डिग्री लाइन है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ दोस्तों। जैसे ही सूर्य की किरणें 0 डिग्री लाइन यानी हम कहें तो 23.5 डिग्री पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए सूर्य की किरणें उत्तरी अयनांत मतलब उत्तरी अक्षांश पे लंबवत सूर्य की किरणें पड़ रही है, मतलब कर्क रेखा पे पड़ रही हैं, यानी कि 23.5 डिग्री रेखा मतलब 23.5 डिग्री पे सूर्य जाके क्या हो रहा है, चमक रहा है। तो उस समय वहां पे क्या होगा, उत्तरी अक्षांश पे क्या होगा, वहां पे गर्मी होगी। जाहिर सी बात है जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेंगी तो वहां पे गर्मी का मौसम होगा, और वहीं पे जो दक्षिणी अक्षांश हमारा है वहां पे क्या होगा, वहां पे ठंडा पड़ने लगेगा, क्या वहां पे ठंडी का मौसम हो जाएगा, जिसे हम शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। और गर्मी को हम लोग कहें तो बसंत ऋतु के नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हो फिर से बताता हूं कि मान लीजिए 23 सितंबर है, 23 सितंबर से सूर्य क्या हुआ, धीरे धीरे मान लीजिए दक्षिणायन होने लगा। मान लीजिए कि 23 सितंबर है, 23 सितंबर से सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या हुई, वो धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगी। जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन होंगी
23.5 डिग्री दक्षिणायन पे आके सूर्य क्या होगा, अपना जो लंबवत प्रकाश किस पे डालेगा, मकर रेखा पे डालेगा लंबवत प्रकाश। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे गर्मी का मौसम होगा या नहीं होगा, गर्मी का मौसम होगा या नहीं होगा, होगा ना, वहां पे गर्मी का मौसम होगा। अब दोस्तों जो उत्तरी अक्षांश है वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, शीत ऋतु होगी, यानी कि ठंडा मौसम होगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बताता हूं कि मतलब 21 मार्च के बारे में, क्या 21 मार्च के बारे में मैं बताता हूं कि 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा या उत्तरी अयनांत पे बढ़ना शुरू हो जाती है, क्या, जब 21 मार्च से मान लीजिए ये 21 मार्च है, 21 मार्च से सूर्य की किरणें जैसे ही ऊपर मतलब ऊपर जाएंगी, क्या होगा, जैसे ही सूर्य की किरणें ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अयनांत पे जाके कर्क रेखा पर अपना लंबवत प्रकाश डालती हैं, तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे गर्मी का मौसम है या बसंत ऋतु है। और उसी तरह जब दक्षिणी अयनांत पे आएंगे तो यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ पाती हैं, क्या होती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ पाती हैं, यानी कि तिरछा पड़ती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शीत ऋतु के नाम से जानते हैं, ठंडी के मौसम के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या आता है कि 21 जून को दोस्तों सूर्य कर्क रेखा पे पहुंचता है, क्या, 21 जून पे, जैसे कि मैं आपको बताया कि जब सूर्य यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री लाइन से सूर्य उत्तरायण हो रहा है, तो ये यहाँ कब पहुंचेगा, तो 21 जून को सूर्य क्या होता है 23.5 डिग्री पे उत्तरी अयनांत पे पहुंच के, और इस पे क्या होता है, कर्क रेखा पे अपना लंबवत प्रकाश डालता है। कब डालता है, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कहां पहुंचता है, तो वो 23.5 डिग्री पे सूर्य पहुंच जाता है। कब पहुंचता है, तो 21 जून को पहुंचता है, और वहां पे 23.5 डिग्री पे पहुंचने के बाद कर्क रेखा पे लंबवत अपना प्रकाश डालता है। तो दोस्तों क्या होता है कि मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तो यहाँ पे जब लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ पे दिन बड़ा होगा। तो 21 जून जो है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रातें होती हैं। नहीं, 21 जून को सबसे मतलब सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटा रात होती है। 21 जून को कितना, 21 जून, 21 जून को दोस्तों क्या मैंने बताया, 21 जून को मैंने बताया कि सबसे बड़ा दिन, क्या, सबसे बड़ा दिन, और मैंने बताया कि 21 जून को सबसे छोटी रातें होती हैं। क्या होती हैं, सबसे छोटी रातें होती हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि मतलब सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को दोस्तों सबसे छोटी रातें होती हैं। अब जाहिर सी बातें हैं, जो 12 घंटे के दिन होते थे वो दोस्तों क्या हो गया, वो 13 घंटे या 14 घंटे का दिन हो गया। तो जाहिर सी बातें हैं, पूरा दिन और रात मिला के हमारा 24 घंटे का होता है। तो जब 14 घंटे का हमारा ये हो गया, मतलब कि जब दिन हो गया तो 10 ही घंटे का तो रात होगा। तो जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पे दिन क्या होगा, छोटा होगा। तो ठीक है, मैंने बताया कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, इतना मैंने बताया। इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसमें जो आगे क्या है, आगे दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु जो हमारी है वो 21 जून से स्टार्ट होती है। कितना, 21 जून से स्टार्ट होती है, और 21 मार्च से 21 जून के बीच में ऐसी मतलब ये होता है। कब होता है, 21 मार्च से 21 जून के बीच होता है, मतलब कि 6 महीने का क्या होता है, हमारा गर्मी का मौसम होता है। इतना चीजें आपको समझ में आया, आपको माइंड में क्लिक होगा कि सर जब ऐसा हो रहा है कि जब गर्मी का मौसम 21 मार्च से 21 जून के बीच होता है, तो इसकी यहाँ पे कंडीशन आता है कि यहाँ पे ये भी कंडीशन आ सकता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात वाला भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। हाँ, जाहिर सी बातें हैं, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात वाला भी कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मैंने बताया कि मैंने बताया कि मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन से जब सूर्य क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, मान लीजिए कि 23 जो हमारा 21 मार्च है, 21 मार्च से सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। और फिर दोस्तों 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पहुंचता है, फिर 0 डिग्री लाइन पे वापस पहुंच जाता है।
तो जैसे ही सूर्य क्या होगा, उत्तरायण होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में रातें होंगी और यहाँ पे क्या होंगे, जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा मतलब 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पे दिन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि सूर्य क्या हो रहा है, 21 मार्च से उत्तरायण होना शुरू हो रहा है। 21 मार्च से जब उत्तरायण होना शुरू हो रहा है और उसके बाद यहाँ फिर 0 डिग्री पे लाइन पे 23 सितंबर को आता है, मतलब कि 6 महीने में वापस आता है। तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में रातें होंगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 0 डिग्री लाइन से 21 मार्च को सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे दिन होना शुरू होगा। ठीक है, 21 मार्च से जब सूर्य ऊपर जा रहा है, यहाँ से जाने में और आने में उसके बीच कितना समय लगता है, 6 महीने का समय लगता है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आ सकता है कि 6 महीने का दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगा, 6 महीने की रातें होंगी। जैसे ही दोस्तों सूर्य हमारा क्या होगा, जैसे ही सूर्य हमारा दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैं बताया कि 23 सितंबर से सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होना शुरू होता है। तो जब दक्षिणायन होना शुरू होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में रात होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन होगा। यही कॉन्सेप्ट है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, क्योंकि सूर्य को उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा या 23.5 डिग्री पर पहुंचने में जो समय लगता हो और वहां से वापस आने में जो समय लगता हो, उस समय क्या है, वो उसी समय को हम लोग क्या करते हैं कि 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। क्लियर होता है, जैसे कि सूर्य उत्तरायण कब होता है, तो 21 मार्च से सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों जो ग्रीष्म अयनांत किसे कहते हैं, क्या ग्रीष्म अयनांत किसे कहते हैं, कि सूर्य का जो उत्तरायण या दक्षिणायन होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, या दोस्तों उसी को हम उत्तरी अयनांत कहते हैं, या उसी को हम लोग उसको ग्रीष्म अयनांत या उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक, क्या 23 सितंबर से 21 मार्च तक बहुत मतलब क्या होता है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य क्या होता है, उत्तरायण हो रहा है 21 मार्च से, और 23 सितंबर को क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन और दक्षिणी गोलार्ध में रातें हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब सूर्य दक्षिणायन कब होता है, अब माइंड में क्लिक किया होगा कि सर उत्तरायण तो आप बताएं कि 21 मार्च से उत्तरायण हो रहा है और 23 सितंबर से क्या हो रहा है, जो हमारा सूर्य है वो दक्षिणायन होना शुरू हो जा रहा है, मतलब वापस आना शुरू हो जा रहा है। तो अब दक्षिणायन सूर्य कब होता है, 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच, क्या 23 सितंबर के बीच, 23 सितंबर और 22 दिसंबर के बीच क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता, मतलब दक्षिणायन होना सूर्य शुरू हो जाता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों ये हमारा 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन है, यहां से सूर्य मैंने क्या बताया कि 21 मार्च को क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू होता है और 23 सितंबर से क्या 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, मतलब वापस आना शुरू कर देता है। फिर मैंने बताया कि जैसे ही सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो 23 सितंबर से सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन शुरू होगा। ये कंडीशन जब ये वापस 0 डिग्री पे जाएगा तो वो कब जाएगा, वो 22 दिसंबर को सूर्य फिर 0 डिग्री लाइन पे पहुंचेगा। तो आने जाने में मतलब उत्तरी गोलार्ध में 3 महीने मतलब 21 मार्च तक पहुंचा और फिर वहां से जब 23 सितंबर तक दक्षिणायन होना शुरू हो गया, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पे या 0 डिग्री लाइन पे सूर्य वापस आ गया। उसके बाद 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू किया और फिर उसके बाद 22 दिसंबर से सूर्य क्या हुआ, यहाँ पे इसको फिर 0 डिग्री लाइन पे जाना शुरू हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को हमको क्या कहते हैं, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहते हैं। जैसे कि सूर्य जो है वो जब उत्तरायण होना शुरू करता है तो वहां पे उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में रातें होंगी। जैसे सूर्य क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में आना शुरू करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में रातें हो जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। दोस्तों 22 दिसंबर को जो सूर्य है ना वो मकर रेखा पे लंबवत जाके चमकता है। क्या 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है, वो मकर रेखा पे जाके लंबवत चमकता है। कैसा, लंबवत चमकता है। इसलिए 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। ठीक है,
22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। उसी तरह मैंने बताया कि 21 जून को सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। उसी तरह आप देखिए कि जब कर्क रेखा मतलब जो हमारी 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पे लंबवत अपना प्रकाश डालता है, इसलिए 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, जिसे लोग तो हम लोग शीत अयनांत के नाम से जानते हैं या दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।